हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं बॉलीवुड खबर वाला। 2020 हम सबके लिए बेहद तकलीफदायक रहा है। इस साल ने कई सारे मासूम लोगों की जान ले ली है और साथ ही बॉलीवुड के लिए भी ये साल बहुत तकलीफदायक रहा है। इस साल ने कई सारे हमारे चहेते सुपरस्टार हमसे छीन लिए हैं। पहले इरफान खान, ऋषि कपूर जी, सुशांत सिंह राजपूत और अब शोले के सुरमा भोपाली मतलब जगदीप साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। इन सारे सुपरस्टार का यूं ही छोड़कर चले जाना बॉलीवुड के लिए और हमारे लिए बेहद तकलीफदायक रहा है। बॉलीवुड ने अपने एक्टर खोए और हमने हमारे स्टार, जिनके किरदार हम अपने रियल लाइफ में भी जीते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड बॉलीवुड के सुरमा भोपाली से पहचाने जाने वाले जगदीप साहब को एक ट्रिब्यूट है। तो आज हम बात करेंगे जगदीप साहब के बारे में। जगदीप साहब का जन्म 29 मार्च 1939 में दातिया मध्य प्रदेश में हुआ। जगदीप साहब के पिताजी पेशे से लॉयर थे, मतलब वकील थे। उनका अच्छा खासा वहाँ पे बड़ा घर था, 3-4 नौकर थे। लेकिन जगदीप साहब जब 3 साल के थे तब उनके पिताजी गुजर गए और जब वो 7 या 8 साल के हो रहे थे तब 1947 में देश का बंटवारा हो गया। उनकी माँ दातिया मध्य प्रदेश का घर, अपना काम सब छोड़ के उन्हें बॉम्बे में अपने भाई के पास लेकर आ गई। लेकिन नया शहर, नया गांव, यहाँ पे जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, यही सोचकर उन्होंने एक मदरसे में खाना बनाने का काम कर लिया और वही के सरकारी स्कूल में जगदीप जी का दाखला भी करवाया। लेकिन जगदीप जी अपने पढ़ाई से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था ऐसी पढ़ाई का क्या करना जिसके लिए मेरी माँ को कष्ट उठाना पड़े। जिस औरत के हाथ के नीचे 4-4 नौकर हुआ करते थे, वो आज मेरे लिए मदरसे में खाना बना रही है। और एक दिन यही अपनी दिल की बात उन्होंने अपने माँ के सामने बोल दी। जगदीप साहब अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ बटाना चाहता हूँ। तो माँ कहते हैं नहीं नहीं बेटा, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है और तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी वकील थे और तुम्हें भी कुछ बनना चाहिए। तो जगदीप साहब कहते हैं माँ, ऐसी पढ़ाई का मैं क्या करूँगा जिसके लिए तुम्हें कष्ट उठाना पड़े। तो माँ रो पड़ी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो माँ हंसते हंसते बोलते क्या करेगा तू? जगदीप साहब कहते कुछ भी कर लूँगा, जैसे बस्ती के बाकी लड़के करते हैं, कारखाने में काम कर लूँगा या कुछ पतंग बेच लूँगा। तो माँ कहते हैं अभी से इतना सोचता है तू? और जगदीप साहब ने कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी माँ के साथ मिलकर पतंग बनाए, रोड पर कंघी भी बेची। सड़क पर यूं ही चलते चलते उन्हें एक आदमी मिल जाता है और कहता है ए बेटा, फिल्म में काम करेगा? और जगदीप साहब का पहला सवाल उसे रहता है कि पैसे कितने मिलेंगे। वो कहता है 1 दिन के 3 रुपए दूंगा। तो जगदीप साहब कहते हैं लेकिन मुझे तो फिल्म के बारे में कुछ पता ही नहीं, क्या करना होगा? वो कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें लड़कों के साथ बैठकर रहना पड़ेगा। जगदीप साहब कहते हैं बैठने के 3 रुपए, तो चलो। वो कहता है नहीं नहीं, आज नहीं, मैं कल आऊँगा, तू तैयार रहना। और ये फिल्म होती है बी आर चोपड़ा की। बी आर चोपड़ा एक फिल्म कर रहे थे जिसमें बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत थी और इसी के लिए जगदीप साहब पहली बार फिल्म की शूटिंग के लिए जाते हैं। उन्हें वहाँ पे बच्चों में क्राउड के साथ बिठाया जाता है। सामने स्टेज पर कोई एक्ट चालू हो रहा है और जगदीप साहब बच्चों में बैठे हुए हैं। लेकिन स्टेज पर जो कलाकार, एक जो बच्चा है, उसे वो डायलॉग बोला नहीं जा रहा है क्योंकि वो डायलॉग उर्दू में है। बहुत सारे रीटेक होते हैं और बी आर चोपड़ा परेशान होकर जो क्राउड में जो बच्चे बैठे उनके तरफ इशारा करके बोलते हैं आप में से कोई ये डायलॉग बोल सकेगा? तो जगदीप साहब अपने पास में बैठे हुए बच्चे से बोलते हैं अगर ये डायलॉग मैं बोल दूँ तो क्या होगा? तो बच्चा कहता है तुझे 3 की जगह 6 रुपए मिलेंगे। जगदीप साहब सोचते हैं 6 रुपए एक डायलॉग बोलने के, और झट से अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। तो बी आर चोपड़ा के जो असिस्टेंट थे वो थे यश चोपड़ा जी। यश चोपड़ा जी और बी आर चोपड़ा जी दोनों भाई हैं। और यश चोपड़ा जी जगदीप साहब के पास आकर उनसे कहते तू बोलेगा, बताओ बोल के। जगदीप साहब जो उर्दू उनकी बचपन से उन्होंने सीखी थी, तो वही डायलॉग उर्दू में यश चोपड़ा जी को बोल के बताते हैं। यश चोपड़ा जी ये डायलॉग सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और मेकअप मैन से कहते हैं इसको उस बच्चे वाला मेकअप कर दो। और वहीं से जगदीप साहब की फिल्मी करियर का शुरुआत होता है और उस फिल्म का नाम था अफसाना। अफसाना में जगदीप साहब का काम भले ही छोटा सा हो, लेकिन बी आर चोपड़ा की फिल्म थी और वहीं से सारे मीडिएटर्स को अभी
पता चल गया था कि ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। और जो भी चाइल्ड आर्टिस्ट सप्लाई करते थे, जो मीडिएटर थे, वहां से अब जगदीप साहब को काम मिलना शुरू हो गया था, उनकी जर्नी शुरू हो गई थी। इसके बाद वो एक फिल्म करते हैं जिसका नाम था धोबी और डॉक्टर। धोबी और डॉक्टर फिल्म विमल राय देखते हैं और जगदीप साहब का काम उन्हें इतना पसंद आता है, वो इतने प्रभावित हो जाते हैं उनके काम से, और विमल राय जगदीप साहब को अपनी आने वाली फिल्म में एक रोल देते थे और उस फिल्म का नाम था 2 बीघा जमीन। और 2 बीघा जमीन से जगदीप साहब को एक अलग ही पहचान मिल जाती है। पूरे इंडस्ट्री में पता चल जाता है कि जगदीप जो है एक बहुत ही सुपर टैलेंटेड चाइल्ड आर्टिस्ट है करके, और वहां से उन्हें इतना काम मिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो कभी पीछे नहीं देखते हैं। और अब जो होता है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। एवीएम जो फिल्म कंपनी है, जो साउथ बेसिस प्रोडक्शन है, वो बॉलीवुड में एक पिक्चर बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। उसके लिए वो जगदीप साहब को भी साइन करते हैं और उस पिक्चर का नाम था हम पंछी एक डाली के। इस पिक्चर में जगदीप साहब कुछ ऐसा रोल निभाते हैं, और ये रोल देख के तब के तत्कालीन पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेहरू जी जगदीप साहब की एक्टिंग देखकर इतने प्रभावित होते हैं, वो जगदीप साहब को मिलने खुद उनके घर पर आ जाते हैं और उन्हें पुरस्कार से सम्मानित करते हैं और अपना खुद का किचन स्टाफ उन्हें कुछ दिनों के लिए भेंट करते हैं, यानी गिफ्ट में देते हैं। तो सोचिए जगदीप साहब की कितनी उस जमाने में फैन फॉलोइंग रही होगी। और यही उनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए एवीएम जो साउथ बेसिस फिल्म कंपनी थी, वो अब जगदीप साहब को एज अ लीड आर्टिस्ट लॉन्च करती है। और उन फिल्मों का नाम था भाभी, बरखा, बिंदिया, और कई सारे फिल्मों में एवीएम जगदीप साहब को लॉन्च करती है। लेकिन जगदीप साहब के दिल में था कि मुझे एज अ कॉमेडियन आर्टिस्ट अपनी इस इंडस्ट्री में जगह बनानी है, और ब्रह्मचारी मूवी से वो एज अ कॉमेडियन आर्टिस्ट अपने आप को लोगों के सामने पेश करते हैं। कॉमेडियन आर्टिस्ट बनना उस समय में इतना आसान नहीं था, क्योंकि मोहन चोटी और जॉनी वॉकर जैसे लोगों ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाकर अपनी इंडस्ट्री में एक अलग ही जगह बना ली थी और कॉमेडी का स्तर बहुत अलग लेवल पर लेके चले गए थे वो लोग। लेकिन जगदीप साहब भी अपनी एक एक्टिंग में एक नई वेराइटी लेके आए। उनका कॉमिक सेंस हो या डायलॉग बोलने का टाइमिंग लोगों को बहुत पसंद आ गया था, और जगदीप साहब ने अपनी इंडस्ट्री में एक अलग से खुद की एक नई पहचान बनाई थी। इसके बाद साल आता है 1975। रमेश सिप्पी एक पिक्चर बना रहे थे और तब की बेस्ट राइटर की जोड़ी सलीम जावेद इसे लिख रहे थे। इस पिक्चर का नाम था शोले। शोले में वैसे तो हर किरदार एक अपने आप में अलग है, लेकिन सुरमा भोपाली का किरदार करना भी कुछ आसान नहीं था, क्योंकि सुरमा भोपाली का जो सीन आता है वो सीन आता है असरानी के सीन के बाद। असरानी तब अपने आप में एक अलग ही लेवल के कॉमेडियन थे। जब भी शोले में उनका सीन आता है तब लोग हंस के पागल होते थे, लेकिन उनके बाद ही सुरमा भोपाली का सीन आता है, और सुरमा भोपाली का सीन भी उसी लेवल में मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन जगदीप साहब ने सुरमा भोपाली का सीन ऐसे लेवल पे अपनी एक छाप छोड़ दी कि लोगों को जो हंसने का लेवल है उन्होंने कम नहीं होने दिया, उल्टा और बढ़ा दिया, और इसीलिए वहां से उनको एक बॉलीवुड में अलग सा नाम मिल गया, जिसे हम आज भी सुरमा भोपाली के नाम से उन्हें जानते हैं। लेकिन जगदीप साहब का ओरिजिनल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी है। इस नाम से उन्हें कोई भी पहचानता नहीं है, उन्हें सब जगदीप या सुरमा भोपाली के नाम से ही पहचानते हैं। जगदीप साहब ने अपने करियर में 400 से ज़्यादा फिल्म की है। उन्होंने कई सारे हॉरर पिक्चर में भी काम किया है। तो ये था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी से बॉलीवुड के सुरमा भोपाली बनने का सफर। तो हमारी स्टोरी आपको कैसी लगे ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।